हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सचिन मोदी रीजनिंग पे। आप सभी से ये जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूं जो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर करने वाला हूं। और इन बातों को अगर आप सही तरीके से इंप्लाई करते हैं अपनी तैयारियों के लिए, तो आप डेफिनेटली आरआरबी पीओ और क्लर्क के इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, चाहे आप प्री के एग्जाम्स की बात कर रहे हो या फिर आप मेंस के एग्जाम की बात कर रहे हो। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ध्यान रखिएगा, ये कई सारे ऐसे पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एस्पायरेंट जानते हुए कई बार स्किप कर देता है, कई बार वो जानता ही नहीं है और उसकी वजह से उसको नुकसान होता है। तो चलिए मैं टू द पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहला पॉइंट, हमें एग्जाम लेवल को ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे मॉक टेस्ट को चूज कर लेते हैं जहां पे एग्जाम लेवल से बहुत अपर या बहुत लोअर लेवल की क्लास के क्वेश्चंस होते हैं, और वो दोनों ही हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें, आरआरबी पीओ की या फिर क्लर्क की। तो तैयारियों के दौरान हमें अपने मेंटोर से, अपने टीचर से ये जरूर पूछना है हमें किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, किस लेवल के क्वेश्चन हमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए। सेकंड थिंग, अगर समटाइम्स आपको नए इनोवेशंस क्वेश्चन करने को मिलते हैं या नया तरीका सीखने को मिलता है, उससे बिल्कुल पीछे ना हटे, क्योंकि यही एक वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको थोड़ा और डेवलप कर पाएंगे नए क्वेश्चंस को सीखने के लिए, या नए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है उसके लिए। राइट, तो सबसे पहली चीज, हमें एक सही मॉक पेपर, सही मॉक टेस्ट का चूज करना पड़ेगा। और हमें अपनी लेवल, जो एग्जाम का लेवल है, अगर आरआरबी पीओ प्री की बात करें या ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, तो इनका प्री का लेवल बहुत टफ नहीं होता है। लेकिन मेंस के लेवल में आरआरबी पीओ मेंस हो सकता है, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट मेंस नहीं होगा, बहुत ज्यादा टफ। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि प्री का लेवल दोनों का अप्रोक्सीमेटली, बस एक मान के चलिए कि क्लैरिकल 90% टफ होगा तो वो 100% टफ होगा। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, पर ज्यादा अंतर नहीं है। और ध्यान रखना कि प्री का लेवल दोनों का एग्जाम का अगर रहता है तो वो इजी टू मॉडरेट रहता है, दोनों का एग्जाम इजी टू मॉडरेट रहता है। और ये समटाइम्स शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि किसी शिफ्ट में टफ दे दिया तो किसी में बहुत इजी देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि शिफ्ट मेरे टफ आया है तो मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे। नॉर्मलाइजेशन से वो हमेशा इक्वल होता है। ओके, तो बिल्कुल भी इससे मतलब इसको लेकर के टेंशन ना लें और एक सही मॉक पेपर का चयन करें। सेकंड थिंग, रीजनिंग के ध्यान रखिएगा, 40 क्वेश्चन आते हैं आपके ऑफिस असिस्टेंट में, और आप 40 आउट ऑफ 40 यानी 40 आउट ऑफ 40 गेन कर सकते हैं अगर मैं क्लरिकल की बात करूं। लेकिन अगर मैं पीओ की बात करूं तो आप 34 या 35 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर हम आरआरबी पीओ की बात करते हैं तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि हमें शुरू से अपने अपनी स्पीड को, अपनी एक्यूरेसी को, अपने क्वेश्चंस के लेवल को, उसको समझने के लेवल को उस लेवल तक लेके जाना है ताकि मैं ये नंबर अटैच कर सकूं। और इसके लिए सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे आपकी मॉक पेपर, आपकी मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, कि आप कैसे मॉक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको बार बार सीखने हैं, उन पे प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना, इन दोनों सब्जेक्ट को आपको शुरू से ही अपना स्ट्रांग लेके चलना है, क्योंकि ये मेंस में भी आपका स्कोर बूस्ट करेंगे। और मेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपकी कहीं है वो रीजनिंग और मैथ्स होगी, जहां पे आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने रीजनिंग के और मैथ्स के प्री के मॉक को अभी से लगाना स्टार्ट करना। और मैं आपको बताता हूं एक सही स्ट्रेटेजी क्या है मॉक लगाने की, आप उसे फॉलो करिएगा, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा और आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज होंगे, डिक्रीज कहीं नहीं होंगे। अगर मैं यहां पे बात करता हूं मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी की, देखिए आपको क्या करना है कि वीक में आपको 4 मॉक लगाने हैं प्री के। ध्यान रखिएगा, वीक में आपको 4 मॉक लगाने इनिशियली। आपको इस महीने की बात करूं अगर जून की, तो जून में आपको एक वीक में 4 मॉक लगाने, राइट। 4 मॉक लगाएंगे तो 4 मॉक के दौरान आपको ये चीज जरूर से जरूर पता करनी पड़ेगी, एक पैटर्न आपको पता करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो हम कोडिंग डिकोडिंग में सीखते हैं जनरली, कि किस तरह के क्वेश्चन आपने चारों मॉक के अंदर छोड़े हैं। क्या चारों मॉक जब आपने अटेम्प्ट किए, क्योंकि संडे का दिन एक ऐसा दिन होगा जब आपके पास कोई भी क्लास नहीं होती है, जनरली यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा होता है या कुछ नहीं कर रहा होता, क्योंकि एजुकेटर के लिए भी वो दिन रेस्ट का दिन होता है। वो पूरे दिन के लिए, मतलब पूरे वीक में उसने पूरी मेहनत करी, तो एक दिन वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता है। तो आपको संडे के दिन क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा कि चारों मॉक को आपको एनालिसिस ऐसे करना पड़ेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, कौन से क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए थे, किस तरह से पहले मॉक में अगर आपने कोई डीआई स्किप करी थी तो बार डीआई थी, तो क्या सेकंड या थर्ड या फोर्थ में भी कोई बार डीआई आपने स्किप करी है। फिर अगर बार डीआई अगर आपने स्किप करी तो क्या उसके अंदर सिमिलरिटी थी जिसकी वजह से आपने उस वक्त भी स्किप किया। दूसरा, टाइम। कई बार क्या होता है कि पेपर आते हुए भी हमारे पास टाइम नहीं होता,
और टाइम की वजह से हम पेपर छोड़ देते हैं, सोचते कि यार मेरे तो पूरे की पूरे 45 मिनट हो गए थे और मैं तो 60 ही क्वेश्चन कर पाया, मैं तो 80 तक पहुंच ही नहीं पाया, राइट। या फिर मेरे 45 मिनट हो गए, मैं तो 70 ही कर पाया, 80 तक पहुंच ही नहीं पाया। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस आपने स्किप किए हैं वो ज़्यादा की ईजी थे कंपैरेटिवली जो आपने अटेम्प्ट किए उनसे, तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं कि मैं उन क्वेश्चन तक अपनी रीच कर सकूं। तो आपको मॉक टेस्ट दौरान आपको अपनी रीच ध्यान रखिएगा पूरी 80 क्वेश्चंस तक लेके जानी है, पूरी 80 क्वेश्चंस तक। आपको इनिशियली मतलब जब मॉक देते हैं तभी आपको ये सीखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ड्यूरिंग द मॉक पेपर आप स्किप कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ मॉक देने के बाद 6 या 7 मॉक देने के बाद ये चीज़ आपको कंफर्मली पता लग जाएगी, ये क्वेश्चन मुझे तुरंत स्किप करना है, इसे इनिशियली अटेम्प्ट नहीं करना है, मुझे आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कौन सा इनिशियली सामने आते स्किप करने वाला है, तो आप 80 तक अपनी रीच पहुंचा लोगे, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 1 बाई 1 2 3 4 से करते हुए 80 तक पूरे सॉल्व कर लोगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, राइट। तो आपको कई बार स्किप करना पड़ेगा, जंप मारना पड़ेगा किसी दूसरे पे, तो वो मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी में ही डेवलप करना पड़ेगा, इसको मॉक टेस्ट में ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। समझ रहे मेरी बात को? तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, यू नीड टू डेवलप दिस स्ट्रेटजी। इसके बाद अगर मैं बाकी बात करूं मॉक का एनालिसिस, देखिए मॉक का एनालिसिस में 3-4 तरह की चीजें होती है जो मैं बताता हूं। सबसे पहला कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करे हैं और उसे कितने कम टाइम में अटेम्प्ट किए हैं, राइट। आपका बेस पॉइंट क्या स्ट्रांग है, कौन सा आपका बेस टॉपिक जो बहुत स्ट्रांग है, जिसमें आप 15 सेकंड में या 20 सेकंड में किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो, वो आपका स्ट्रांग कहलाएगा, क्योंकि 20 सेकंड 15 सेकंड बहुत बहुत औसम होता है। तो सबसे पहली बात आपको अपना वो स्ट्रांगनेस देखना पड़ेगा, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए और वो कितना टाइम लेके करेक्ट किया ये देखना पड़ेगा। पहले जनरली मैं बच्चों को इसीलिए गाइड करता था कि आप ये चेक करिए कि आपने कितने सही किए। अब मैं उन्हें ये भी गाइड करता हूं कि अब वक्त आ गया थोड़ा और इंप्रूवमेंट करने का अपनी स्ट्रेटजी में, दैट इज कि आपने जो सही किए उनमें कितना टाइम डिवोट किया और आपको कितना करना चाहिए था या बाद में आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं। सेकंड थिंग, आपने कितने रॉन्ग किए, है ना, रॉन्ग किए। रॉन्ग करने के दौरान आपने ये आपको सोचना पड़ेगा उस वक्त कि आप कितने प्रेशर में थे कि जिसकी वजह से आपने गलत किए, या आपने उसके रॉन्ग टिक किया। सही बार कई बार क्या होता है कि बच्चा ये कहता है, पोल के दौरान मैं जनरली ये पता करता हूं कि बच्चा कहता है सर मेरे से गलत टिक हो गया और फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहां पे आपके साथ गलत टिक हो गया तो यू कैन चेंज इट, आप वो चेंज कर सकते हो, राइट। तो आप अपना आंसर बार बार चेंज कर सकते हो, आप अपना आंसर दूसरा चूज कर सकते हो जब तक आप उसे फाइनल सबमिट नहीं करते हो। तो आपको रॉन्ग देखना पड़ेगा कि आपने कौन सा रॉन्ग किया। तीसरा, आपने किन क्वेश्चन को देखते ही स्किप किया और स्किप के ऊपर बाद में आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी मॉक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो रॉन्ग कर रहे हो ये उसका टाइम, और स्किप कर रहे हो तो स्किप को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको अपने वीक पॉइंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अपने वीक पॉइंट के ऊपर मॉक में काम करना स्टार्ट कर देंगे और मॉक में ही अगर वो वीक पॉइंट आपका स्ट्रांग में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, तो ये याद रखिएगा आपके एग्जाम के अंदर भी वो वीक पॉइंट आपका स्ट्रांग में कन्वर्ट हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं क्विजेस डेली बेसिस पे, तो दोस्तों ये अभी से लगाना स्टार्ट करिए, क्योंकि क्विजेस में बेसिकली आपके पास 15 क्वेश्चन होते हैं, वो 20 मिनट का आपको टाइम दे रहे होते हैं कि 15 क्वेश्चन 20 मिनट या 15 क्वेश्चन 15 मिनट का प्लस टाइम होता है। तो ये क्विजेस डेली लगाना स्टार्ट करिए, इससे क्या होता है आप अपनी स्पीड चेक कर पाते हो। समटाइम्स ऐसा होगा कि 10 मिनट में ही आपने पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन कर लिए, समटाइम्स ऐसा होगा कि आपने 10 ही क्वेश्चन कर पाए और 15 मिनट पूरी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है क्वेश्चन का लेवल, तो आपको वो लेवल समझना पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चन का लेवल डेवलप हो गया है, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का लेवल टफ था, और आपको वो लेवल के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये चीजें आपको अपनी तैयारियों के दौरान रखनी होगी कि किस लेवल के क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। लास्ट ईयर का एनालिसिस जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि एनालिसिस आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि लास्ट ईयर का पेपर क्या आया था, क्योंकि वो एनालिसिस भी रियल टाइम में किसी बच्चे ने दिया है। तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, एनालिसिस चेक करिए। मेमोरी बेस जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके मेमोरी बेस यूट्यूब से या फिर गूगल से डाउनलोड कर लो। गूगल से डाउनलोड कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा, उसको सॉल्व करके आप एग्जाम पैटर्न का पता कर सकते हो। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पॉसिबल है, मैं आपको बता रहा हूँ। पीओ के अंदर 35 तक आप जा सकते हो, क्लैरिकल में 40 के 40 अटेम्प्ट कर सकते हो। द सेम थिंग मैथ्स के अंदर भी 32-35 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो पीओ में, और क्लैरिकल में 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट कर सकते हो। यू नीड टू बूस्ट योर स्कोर फ्रॉम द फर्स्ट डे। आपको पहले दिन से इस पे काम करना है, पूरा की पूरा बेसिक अच्छे से कवर अप करना है, ताकि चीजें यहां स्ट्रांग हो सके, क्योंकि यहां पे बढ़े हुए मार्क्स और यहां पे आपकी स्ट्रांगनेस आपको मेंस पे सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। और आपको ये बात भूलनी नहीं है कि आपको पहले दिन से प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी है। ध्यान रखना, प्री प्लस मेंस। एक बच्चा अगर केवल प्री की तैयारी कर रहा है सोच के कि मैं बाद में करूंगा, गाइस रिजल्ट शायद ही बेटर हो, है ना।
पॉसिबल है, पर शायद लग गया, पॉसिबिलिटी लग गई कि शायद ही आपका रिजल्ट बेहतर हो। लेकिन जिस बच्चे ने प्री के साथ में इनिशियली मेंस भी तैयारी कर ली, ये श्योर शॉट है, अगर उसने अपनी तैयारी को बीच में छोड़ा नहीं तो उसका रिजल्ट 100% बेहतर ही होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपको हर लेटेस्ट अपडेट दे सकता हूं। आपके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप लिंक पे क्लिक करके भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बेनिफिट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ये मिल जाएंगे जो कि आपको डेली मिलते हैं और प्रीवियसली भी मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आगे के लिए आपको जो है अपडेट दे पाऊं। थैंक यू।